दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के तीसरे भाग में स्वागत है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के पहले और दूसरे भाग को अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आप सभी को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए कहानी का तीसरा भाग स्टार्ट करती हूँ। आप लोग प्लीज़ कहानी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए फ्रेंड्स। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट के साथ धरा की आंखें खुल गई। धरा रात में हवेली पर ही रुक गई थी। ठाकुर साहब के कहे को ना मानने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तो धरा किस खेत की मूली है। चिड़ियों की चहचहाहट के साथ उसकी आंखें खुल गई और वो अपनी आंचल संभाली हवेली की छत पर चली गई। सुबह की ठंडी हवाएं चल रही थी और धरा उन हवाओं को आंख बंद करके महसूस कर रही थी। ये बात वही लोग समझ सकते हैं जो सुबह के 5 बजे उठकर ताज़ी हवा का आनंद लेते हैं। अगर आप सुबह नहीं उठते हैं तो एक बार सुबह उठकर देखिए ज़रूर। धरा को सुबह की ठंडी हवाएं बहुत भाती थी। अभी आंख बंद कर ठंडी हवाओं को महसूस कर ही रही थी कि किसी के आने की आहट से उसने अपनी आंखें खोल दी। अपने सामने बिरजू को देखकर धरा घबरा कर पीछे हट गई। बिरजू व्यंग्यात्मक लहजे में, अभी तुम्हारी तबीयत कैसी है? देख कर तो लग रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक हो रही है, और हो भी क्यों ना। तुम अब हवेली में जो रहने आ गई हो, किसने सोचा था एक काम करने वाली अचानक से हवेली में रहने आ गई। और अब को किसी के आने की आहट पाकर बिरजू चुप हो गया। तभी छत पर बड़ी ठकुराइन सा पूजा का थाल लिए छत पर आई। उन्होंने बिरजू को देखते हुए कहा, इतनी सुबह सुबह आप छत पर क्या कर रहे हैं? आपको तो इस समय कुंवर साहब के साथ होना चाहिए। वो कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जाइए उनसे मिल लीजिए। बिरजू नजरें झुकाते हुए, जी ठकुराइन सा, हम अभी जा ही रहे थे, कहकर बिरजू वहाँ से चला जाता है। उसे जाते हुए देख उन्होंने धरा से पूछा, धरा अब आपकी तबीयत कैसी है? धरा कहती है, पहले से बेहतर है ठकुराइन सा, इसीलिए मैं घर जाना चाहती हूँ। ठकुराइन सा कहती हैं, ये तो अच्छी बात है कि आपकी तबीयत पहले से बेहतर है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। आपसे बिरजू ने कुछ कहा है क्या? उन्होंने धरा के बोलने से पहले ही कहा, आपको किसी ने भी कुछ भी कहा है तो उसे मन पर मत लीजिए। जब ठाकुर साहब और हमने आपको रहने के लिए कहा है तो आप किसी की भी बातों को दिल पर मत लीजिए, ठीक है? धरा कहती है, जी ठकुराइन सा। धरा भारी आंखों से ठकुराइन सा को देखती है। ठकुराइन सा कहती हैं, हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं धरा। पिछले कुछ दिनों से हमें हवेली के कुछ खास लोगों पर संदेह हो रहा है। आप भी ज़रा ध्यान से रहा करें। यहाँ कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इतिहास गवाह है, ज़मीन जायदाद के लिए अपने ही अपनों का खून बहाते हैं। इस वक्त हवेली में सब ठीक नहीं है। तुम अपना ध्यान रखना। मैं सूर्य देव की पूजा करके आती हूँ। तुम नीचे जाओ, अभी वैद्य जी आने ही वाली होंगी। धरा से झुका कर ठकुराइन सा, मैं अब ठीक हूँ। धरा आगे कुछ कहती उससे पहले ही ठकुराइन सा ने कहा, अभी आप हमारी मेहमान हैं और हमारी जिम्मेदारी भी। एक बार हम अपनी जिम्मेदारी भूल सकते हैं, पर ठाकुर साहब नहीं, उन्होंने ही वैद्य जी को बुलवाया है। अब आप नीचे जाइए। जी ठकुराइन सा। धरा ने नजरें झुकाते हुए कहा। धरा के जाने के बाद ठकुराइन सा कुछ देर तक वैसी ही खड़ी थी जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हों। उन्होंने अपनी सोच को झटका और सूर्य देव की पूजा कर नीचे हवेली के अंदर आ गई। उधर वैद्य जी धरा के हाथों में लेप लगाकर एक विशेष तरह के पत्ते से धरा के हाथों पे पट्टी बांध दी। वैद्य जी कहते हैं, आपके हाथ बुरी तरह जल गए हैं। इस लेप को आप कम से कम 2 हफ्ते तक अपने हाथों में लगाते रहना। इससे बहुत जल्दी आपके घाव भर जाएंगे। और ये कुछ दवा की पुड़िया हैं, इसे खाने के बाद ले लेना, दर्द से आराम मिलेगा। उन्होंने कुछ दवाई की पुड़िया धरा के पास रखते हुए कहा, आपका बहुत धन्यवाद वैद्य जी, जो आप हमारे बुलाने पर जल्दी आ गए। जी हाथ जोड़कर विदा लेकर चले जाते हैं। ठाकुर साहब कहते हैं, धरा आप अपने कमरे में जाकर आराम करिए। धरा कहती है, जी ठाकुर साहब। धरा कमरे में तो आ गई, लेकिन उसका ध्यान बिरजू की बातों पर था। साथ ही वो ठकुराइन साहब की कही बातों पर भी।
सोच रही थी आज जिस तरह बेजू भाई साहब मुझ पर शक कर रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि ठाकुर साहब और ठकुराइन साहब मुझे गलत समझें। मैं चाहकर भी अभी इस हवेली से नहीं जा सकती। मुझे अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखना होगा और आज से ही मैं कुंवर साहब के आसपास भी नहीं जाऊंगी। मैं उनसे दूर रहूं, इसी में सबकी भलाई है। ठकुराइन साहब पूजा करके ठाकुर साहब के पास जाकर बैठ गई, जहाँ ठाकुर साहब कुछ सोच रहे थे। ठकुराइन साहब कहती हैं, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी की बात तो नहीं है? ठाकुर साहब कहते हैं, हाँ ठकुराइन, आज ही हमें फ़ोन आया है। हमारी एक कारखाने में कुछ गड़बड़ी हुई है और हमारा नुकसान भी हुआ है, लेकिन ये सब हुआ कैसे हमारी समझ में नहीं आ रहा। उस कारखाने का सारा काम हमने राजवीर को सौंपा रखा है। समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ अचानक ऐसा क्या हो गया कि हमें नुकसान उठाना पड़ा। ठकुराइन सा कहती हैं, एक बार राजवीर भाई साहब से पूछ लीजिए, इससे आपको तसल्ली भी हो जाएगी और राजवीर भाई साहब के कारखाने के बारे में बातें भी हो जाएंगी। मुझे आपसे एक और बात करनी है। ठाकुर साहब कहते हैं, हाँ कहिए, हमने आपको कभी कुछ भी कहने से रोका है क्या? ठकुराइन सा कहती हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि राजवीर भाई साहब के ऊपर और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। इन सब के बीच वो कारखाने का काम कैसे संभाल पाएंगे? इसीलिए हमारी राय है कि आप अब रणबीर को कारखाने की काम समझाकर कारखाने की जिम्मेदारी सौंप दीजिए। उससे रणबीर का काम में मन भी लगेगा और वो अपने पुरखों के कामकाज और हवेली के प्रति जिम्मेदार भी होगा। वरना हमें डर है कि कहीं वो शहर की ज़िंदगी को ना अपना ले। ठाकुर साहब कहते हैं, आप ठीक कह रही हैं ठकुराइन, हम आज ही इस बारे में राजवीर और रणबीर दोनों से बात करेंगे। अब तो ठीक है ना जी? कुछ सोचते हुए ठकुराइन साहब ने कहा, शाम के वक्त जब ठकुराइन साहब मंदिर में पूजा कर रही थी, तब बड़े ठाकुर साहब ने पहले राजवीर सिंह को अपने पास बुलाया। छोटे ठाकुर साहब कहते हैं, आपने हमें बुलाया भाई साहब, सब ठीक तो है ना? बड़े ठाकुर साहब कहते हैं, सब ठीक है राजवीर, बस थोड़ी परेशानी है जिसके लिए हमें आपसे बात करनी है। आप तो जान ही रहे हैं पुराने कारखाने में क्या हो रहा है। हमने आप पर बहुत सारी जिम्मेदारियां डाल रखी है, जिसे हम थोड़ा कम करना चाहते हैं। हम पुराने कारखाने का काम राजवीर को सौंपना चाहते हैं। आगे चलकर उसे ही सब कुछ संभालना है। इसके लिए अभी से उन्हें तैयार करना होगा। आपकी क्या राय है? छोटे ठाकुर साहब कहते हैं, आप सही कह रहे हैं भाई साहब, हम भी काफ़ी समय से यही सोच रहे हैं और आज आपने मेरे मन की बात कह दी। हम रणबीर को आज से ही कारखाने के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। अब हम जाएं भाई साहब, हमें थोड़ा काम है। बड़े ठाकुर साहब कहते हैं, हाँ हाँ आप जाइए, हमें बस यही बात करनी थी। राजवीर अपने कमरे में जाकर दीवार पे अपना ज़ोर से हाथ मारते हुए, समझ क्या रखा है इन्होंने मुझे, इस हवेली का नौकर। मेरी बरसों की मेहनत से खड़ी उस कारखाने को कल के पैदा हुए उस लड़के को सौंपना चाहते हैं। धीरे धीरे भाई साहब पूरी जायदाद को भी उसे सौंप देंगे। मेरे को कुछ नहीं मिलेगा और वो पूरी ज़िंदगी रणबीर की जी हजूरी करके बिता देगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उसे जान से मार डालूंगा। बरसों की मेरी योजना ऐसे ही बेकार नहीं हो सकती। अगर वो लड़का मर गया तो भाई साहब और भाभी साहब ऐसे ही मर जाएंगे। फिर इस पूरी हवेली में मैं और मेरा बेटा राज करेंगे। हा हा हा, किसी विक्षिप्त की तरह छोटे ठाकुर हंसने लगे। नीच आस्तीन के सांप, तुझे हमने अपने बेटे की तरह माना और तू हमारी ही कोख उजाड़ना चाहता है। हमें शक तो पहले से ही था कि कोई अपना ही ये सब कर रहा है, पर हमें ये नहीं पता था कि जिसे अपने बेटे ही की तरह रखा वही आज हमारी औलाद की जान की दुश्मन बन गई है। हम अभी जाकर ठाकुर साहब को पूरी करतूत बताते हैं। बड़ी ठकुराइन साहब पूजा करके राजवीर के कमरे के पास से गुजरते हुए उसकी बातें सुनकर
वहीं रुक गई जहां उन्हें सच का पता चलता है। सच्चाई जानने के बाद बड़ी ठकुराइन गुस्से में राजवीर को बुरा भला कहती हैं। राजवीर सिंह बड़ी चालाकी के साथ अपनी बात करने के लहजे में नर्म कहते हुए, भाभी साहब आप भी छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेती हैं। ये बात भाई साहब को आप बाद में बता देना, पहले आप और मैं तो कुछ बातें कर ली। ठकुराइन सा कहती हैं, अब कहना और सुनना अपने भाई साहब के सामने। इतना कहकर ठकुराइन सा सीढ़ियाँ उतर कर नीचे की ओर जा रही थी कि अचानक राजवीर ने उन्हें सीढ़ियों पर से धक्का दे दिया। एक जोर की आवाज़ हुई और ठकुराइन सा ऊपर से नीचे लुढ़कते हुए गिर पड़ी। उनके सर से खून बहने लगा। ठकुराइन सा के हाथ में पूजा की थाली गिर पड़ी, जिसे सुनकर बड़े ठाकुर और हवेली के सारे सदस्य ठकुराइन शाह की ओर दौड़ पड़े। बड़े ठाकुर ने जैसे ही ठकुराइन शाह को इस हालत में देखा, उनके हाथ पैर कांपने लगे। तभी राजवीर सिंह ऊपर से नीचे तेजी के साथ आकर बड़ी ठकुराइन के पास बैठ गए। राजवीर सिंह कहते हैं, भाभी साहब ये क्या अनहोनी हो गई है आपके साथ। हे भगवान, अगर ये सब कहना था तो मेरे साथ कहती। माँ समान भाभी के साथ ये क्यों किया। ऐसा कहकर राजवीर सिंह रोने लगे। तभी बड़े ठाकुर ने देखा कि ठकुराइन शाह ने एक हाथ हिलाया। राजवीर, अभी तुम्हारी भाभी ने अपना हाथ हिलाया, जल्दी जल्दी करो, ठकुराइन को उठाने में मेरी मदद करो, जल्दी। हम इन्हें अभी शहर के सबसे बड़े अस्पताल में ले जाएंगे। ठाकुर साहब की बातें सुनकर राजवीर सिंह का रोना बंद हो गया। नौकरों और राजवीर की मदद से बड़ी ठकुराइन को ठाकुर साहब शहर के अस्पताल ले जाने लगी। रुकिए भाई साहब, हम भी आपके साथ चलेंगे। इस समय हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते, राजवीर सिंह ने कहा। बड़े ठाकुर ने सिर हिलाया और ठकुराइन शाह के सर को अपनी गोद में लेकर बैठ गए और राजवीर सिंह ड्राइवरिंग सीट पे बैठकर गाड़ी चलाने लगी। उनके जाते ही सब ठकुराइन शाह के बारे में बात करने लगी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ठकुराइन शाह की सीढ़ियों पर से गिरने के बाद छोटे ठाकुर भी सीढ़ी उतर कर नीचे आए थे, सिवाय धरा के। ये बात किसी को समझ नहीं आई कि हो सकता है ये सब छोटे ठाकुर ने ही किया हो, लेकिन हवेली में ये बात वो किसी से नहीं कह सकती। शहर पहुंचकर ठाकुर साहब ने ठकुराइन साहब को अस्पताल में भर्ती करा दिया। ठाकुर साहब की जान पहचान के कारण अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टरों ने इसको जल्दी से अपने हाथों में लिया और इलाज शुरू कर दिया। इधर ठकुराइन को अस्पताल लाने और भर्ती कराने में ये भूल गए कि रणबीर को इन सब की जानकारी नहीं है। उन्होंने राजवीर सिंह को कहा कि रणबीर को ठकुराइन के बारे में सब बता दें। राजवीर सिंह ने अस्पताल से ही हवेली में फ़ोन करके पहले राजवीर सिंह की जानकारी ली, जहां उन्हें पता चला कि रणबीर सिंह हॉस्पिटल आने के लिए हवेली से निकल गए हैं। उन्होंने बेजू से हवेली के बाकी लोगों पर नज़र रखने का कहकर फ़ोन रखकर बड़े ठाकुर साहब के पास चले गए। बड़ी ठकुराइन शाह का इलाज करने वाले डॉक्टर ने ठाकुर साहब को अपने रूम में बुलवाया। ठाकुर साहब अपने विचारों में खोए हुए डॉक्टर के कमरे के बाहर खड़े रहे, जिसे डॉक्टर ने देख लिया। डॉक्टर साहब कहते हैं, आइए ठाकुर साहब बैठिए, मैं आपको ठकुराइन जी की तबीयत की जानकारी देने के लिए बुलाया है। डरने वाली बात तो ना है ना। डॉक्टर साहब डबडबाई आंखों से डॉक्टर को देखते हुए बड़े ठाकुर साहब कहने लगे। डॉक्टर कहते हैं, जी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, ठकुराइन जी के सीढ़ियों पर से गिरने की वजह से उनके सर में चोट लगी है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ अंदरूनी चोटें भी आई हैं। उनकी हालत स्थिर होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक बात है जो आपको बतानी थी। जब ठकुराइन सीढ़ियों से नीचे गिरी, उस वक्त उन्होंने अपनी जीभ दांतों से दबा ली थी, जिसकी वजह से उनकी जीभ दांतों में फंसकर बहुत ज़्यादा चोटिल हो गई। इस कारण हमें, उन्होंने कुछ देर रुक कर कहा, इस कारण हमें उनकी जीभ काटनी पड़ी। अब वो कभी बोल नहीं सकती, मुझे माफ़ कीजिएगा, कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए। ठाकुर साहब कुछ कहते उससे पहले ही रणबीर को
अपने सामने पाया। रणबीर अपने पिता को देखकर उनसे लिपट कर रोने लगे। उन्हें इस तरह रोते देखकर ठाकुर साहब रणबीर को समझाने लगे। ठाकुर साहब कहते हैं, बेटा, अगर आप इस तरह से अपनी हिम्मत खो देंगे तो अपनी माँ को कैसे संभालेंगी। कुंवर रणबीर कहते हैं, कुंवर रणबीर अपने आप को संभालते हुए, माँ सा को होश आ गया। नहीं, हमें डर है जब उन्हें होश आएगा और उन्हें सब पता चलेगा तो क्या होगा। वो अपनी तबीयत और बिगाड़ लेंगी। ठाकुर साहब चिंतित होते हुए बोले। रणबीर सिंह कहते हैं, आप परेशान ना हों, मैं माँ सा को संभाल लूँगा। 2 दिन बाद ठाकुराइन साहब को होश आ जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलती हैं, अपने सामने कुंवर रणबीर और ठाकुर साहब को देखकर हल्के से मुस्कुराने लगती हैं। ठाकुराइन साहब को मुस्कुराता देखकर कुंवर रणबीर अपनी माँ के पास बैठकर उनका हाथ अपने हाथों में लेकर कहते हैं, माँ सा, आपको पता है आप इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। बड़ी ठाकुराइन साहब कमजोरी के कारण चुपचाप लेटी हुई थी। बस उन्होंने अपना हाथ कुंवर के चेहरे पर फिराया और प्यार किया। कुंवर रणबीर सिंह कहते हैं, माँ, आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर हम कभी भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। कुंवर रणबीर की बातें सुनकर ठाकुराइन कुछ बोलने ही जा रही थी, लेकिन कुंवर ने उन्हें बोलने नहीं दिया और उन्हें आराम करने का कहकर कमरे से बाहर निकल आए। कुछ दिनों बाद ठाकुराइन की हालत में जल्दी सुधार होने लगा, लेकिन उन्हें किसी ने भी कुछ भी बोलने से मना किया हुआ था। बड़े ठाकुर और कुंवर रणबीर इस बात का हमेशा ख्याल रखते कि ठाकुराइन सा कुछ बोले ना। डॉक्टरों ने उनकी सुधरती तबीयत देखकर उन्हें अस्पताल से छुट्टी देने का विचार किया। ठाकुर साहब और कुंवर रणबीर सिंह जब डॉक्टर से मिलने उनके कमरे में गए, तभी छोटे ठाकुर ठाकुराइन साहब से मिलने पहुंचे। छोटे ठाकुर ठाकुराइन के पास जाकर, कैसी हैं आप भाभी साहब? डॉक्टर साहब का कहना है कि आप पहले से बेहतर है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, इसीलिए आपका हाल चाल जानने के लिए आया हूँ। बड़ी ठाकुराइन साहब छोटे ठाकुर को देखकर विचलित हो जाती हैं और अपने आसपास देखने लगती हैं। छोटे ठाकुर कहते हैं, किसे ढूंढ रही हैं भाभी साहब? अभी आपके पास कोई नहीं आएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर भूल से भी मेरी सच्चाई किसी को बताई तो ठीक नहीं होगा। एक बार अपनी हालत के बारे में सोच लेना। अगर उससे भी आपको सबक नहीं मिला तो अगली बारी कुंवर रणबीर की होगी, समझी आप। छोटे ठाकुर की धमकी सुनकर बड़ी ठाकुराइन कुंवर और बड़े ठाकुर साहब को आवाज़ लगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो अपना गला पकड़े रह जाती हैं। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। इसमें वो विचलित हो जाती हैं और उनके आँख से आंसू बहने लगते हैं। छोटे ठाकुर बड़ी ठाकुराइन को धमकी देकर कमरे से बाहर निकल जाते हैं और सीधे अपने बड़े भाई सा के पास जाकर झूठे आंसू बहाते हुए कहते हैं, भाई सा, गजब हो गया। हम भाभी सा के पास बैठे थे कि अचानक वो हमसे बात करने की कोशिश करने लगी और जब वो कुछ कह नहीं पाई तो बदहवास सी हो गई हैं। आप जाकर संभालिए उन्हें, हम यहीं बाहर ही हैं। बड़े ठाकुर सा हड़बड़ाकर ठाकुराइन के पास पहुंचते हैं, जहां बड़ी ठाकुराइन घबराहट के कारण रो रही होती हैं। बड़े ठाकुर कहते हैं, ठाकुराइन संभालिए अपने आप को, आप इस तरह रोने लगी तो आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। आप अपने लिए ना सही, हमारे और रणबीर के लिए तो चुप हो जाइए। अगर रणबीर ने आपको इस तरह देख लिया तो उस पर क्या बीतेगी, ये सोचा है आपने? चलिए अब चुप हो जाइए और हवेली चलने की तैयारी कीजिए। ठाकुर साहब हम कैसे राजवीर की सच्चाई आपको बताएं? आप जिसे अपना भाई समझ उन पे आँख बंद कर भरोसा कर रहे हैं, वो आस्तीन के सांप हैं। हम कैसे भी करके आपको सच्चाई बता कर रहेंगे, लेकिन कैसे? महादेव हमारी मदद कीजिए और हमें राह दिखाइए। तब तक हमें सही समय की प्रतीक्षा करनी होगी। उधर छोटे ठाकुर डॉक्टर से मिलने जाते हैं। छोटे ठाकुर कहते हैं, नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर कहते हैं, नमस्ते ठाकुर साहब, आइए आइए बैठिए। छोटे ठाकुर कहते हैं, हम जाने से पहले आपके लिए तोहफा लेकर आए हैं। आपने हमारा काम जो किया है, ये लीजिए आपका तोहफा। एक पैकेट उनकी तरफ बढ़ाते हुए राजवीर ठाकुर ने कहा। डॉक्टर साहब कहते हैं, धन्यवाद ठाकुर साहब,
आपने जैसा कहा मैंने वही किया, लेकिन ये बात हमारे और आपके बीच ही रही। अगर किसी को पता चल गया तो मेरी नौकरी जा सकती है और मुझे सज़ा हो सकती है। छोटे ठाकुर कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस आप ये बात भूल जाइए। बड़े ठाकुर साहब और कुंवर रणबीर सिंह ठकुराइन शाह को हवेली में ले आते हैं। राजवीर सिंह ठकुराइन शाह के स्वागत की तैयारी करने के लिए पहले से ही हवेली में आ जाते हैं। हवेली में पहुंचने पर छोटी ठकुराइन बड़ी ठकुराइन की आरती उतारती हैं और उन्हें गले से लगाकर रोने लगती हैं। छोटी ठकुराइन को रोता देखकर रणबीर उन्हें चुप करवाते हैं। वह रणबीर सिंह कहते हैं, काकी साह आप तो माँ शाह को भी रुला दी। अभी उन्हें आराम की ज़रूरत है। आप इस तरह रोएंगी तो माँ शाह को भी अच्छा नहीं लग रहा। आप चुप हो जाइए और अपने आंसू पोंछिए। काकी साह मुझे बहुत भूख लग रही है, छोटी ठकुराइन कहती हैं। आप दीदी को उनके कमरे में ले जाइए, हम सभी के लिए खाने का इंतज़ाम करवा कर आते हैं। कुंवर रणबीर कहते हैं, जी काकी साह। कुंवर रणबीर बड़ी ठकुराइन को उनके कमरे में ले जाते हैं। बड़ी ठकुराइन सा इशारे से धरा के बारे में पूछती हैं। कुंवर रणबीर कहते हैं, मासा शायद वो अपने घर चली गई है, कल सुबह वो आ जाएगी। इतने दिनों में उनके हाथ में लगी चोट भी ठीक हो गई होगी। मैं काकी साह से पूछ कर आता हूँ, आप आराम कीजिए। काकी साह मासा धरा के बारे में पूछ रही हैं, उनके हाथ की चोट ठीक हुई कि नहीं। कुंवर रणबीर ने कहा, कुंवर साह धरा की तबीयत ठीक हो गई है। तबीयत ठीक होते ही वो हवेली छोड़कर चली गई थी। छोटी ठकुराइन ने कहा, हवेली छोड़कर चली गई, ऐसे कैसे? हमें इस बारे में किसी ने कुछ कहा भी नहीं। माँ शाह की देखभाल के लिए धरा को वापस बुलाना होगा। माँ शाह भी धरा को याद कर रही थी। डॉक्टर ने कहा है कि उनकी देखभाल के लिए किसी को उनके पास रहना चाहिए। माँ शाह भी धरा को पसंद करती हैं। धरा की देख रेख में माँ शाह जल्दी ठीक हो जाएंगी। कुंवर रणबीर ने कहा। छोटी ठकुराइन कहती हैं, कुंवर हम हैं ना भाभी शाह के पास, हम उनकी देखभाल कर सकते हैं। काकी शाह माँ शाह की तबीयत के कारण अब आप पर हवेली की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है और माँ शाह के पास कोई ऐसा चाहिए जो माँ शाह के पास दिन भर रहे और माँ शाह की देखभाल बड़े जतन से करे। हमें इसके लिए धरा की काबिल लगती है। आप आज ही किसी को भेजिए और उन्हें बुला लीजिए। छोटी ठकुराइन कहती हैं, आप ठीक कह रहे हैं, हम अभी किसी को उनके घर उन्हें बुलावा भेज देते हैं। छोटी ठकुराइन ने अपने विश्वास पात्र सेवक को धरा के घर भेजा। राम राम काकी साह, घर में सब कुशल से तो है? दीनू ने धरा के घर पर पहुंचकर कहा। अरे दीनू भैया, तुम आओ ना, अंदर बैठो। धरा ने कहा, अभी बैठने का समय नहीं है बहन, तुम्हें हवेली में बुलाया गया है। मुझे हवेली में किसने बुलाया है दीनू भैया? धरा ने पूछा। तुम्हें छोटी ठकुराइन और कुंवर साहब बुलाए हैं। बड़ी ठकुराइन साहब अस्पताल से घर आ गई हैं, उनकी देखभाल के लिए तुम्हें बुलाया गया है। मैं इसीलिए काकी साह से अनुमति मांगने आया हूँ। दीनू ने कहा। दीनू भैया, मैं नहीं आ सकती, आप जाकर हवेली में कह दीजिए। धरा ने अटकते हुए कहा। दीनू कहता है, जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लो बहन। ये हवेली वाले अगर बुरा मान गए तो हमारे जैसों पे क़यामत आ जाए। तुम एक बार और सोच लो, मैं कल और आऊँगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, कहकर दीनू वहाँ से चला जाता है। दीनू हवेली पहुँचकर छोटी ठकुराइन को सारी बातें बता देता है, जिसे कुंवर रणबीर सुन लेते हैं। कुंवर रणबीर कहते हैं, दीनू कल धरा के यहाँ तुम नहीं, हम जाएंगे। हम जाकर उन्हें समझाएंगे, हमारी बात वो ज़रूर समझेंगी। छोटी ठकुराइन कहती हैं, आप अपने नौकरों के घर जाएंगी? अगर किसी ने भाई साहब को बता दिया कि आप उनके घर गए हैं तो वो बहुत नाराज़ होंगी। कुंवर रणबीर सिंह कहते हैं, आप फिक्र ना करें काकी साह, किसी को भी पता नहीं चलेगा। अगले दिन धरा के घर के अंदर दाखिल होते हुए एक सजीले युवक ने कहा, जिसने सफ़ेद पारंपरिक कपड़े पहन रखे थे और जिसकी बड़ी लंबी मूछें थी और जिसने पारंपरिक कपड़े के साथ पगड़ी बांध रखी थी, जिसे देखकर धरा की माँ थोड़ा शंकित हो गई। खम्मा घड़ी काकी साह, उस युवक ने कहा। खम्मा घड़ी, घड़ी खम्मा छोरे, पर तुझे मैं पहचान ना रही।
कुंवर रणबीर सिंह कहते हैं, काकी साहब मैं हवेली से आया हूँ, बड़े ठाकुर ने आपकी बिटिया को हवेली बुलवाया है। ठकुराइन साहब अस्पताल से आ गई हैं, उनकी देख रेख के लिए आपकी छोरी को बुलावा भेजा है और आपके लिए छोटा सा उपहार भेजा है। उसने रुपयों से भरी एक पोटली धरा की माँ को देकर कहा। रुपयों को देख धरा की माँ की आंखें खुशी से खुली की खुली रह गई। उसने पैसे लिए और धरा को युवक के साथ जाने के लिए कहा। युवक ने एक बात और कही, काकी साहब ठाकुर साहब ने एक बात और कही है, छोरी हवेली में ही रहेगी, जब कभी आप लोगों की याद आएगी तो थारे से मिलने आ जाएगी। मंजूर है तो बोलो, आपके पास महीने के आखिर में रुपए मिल जाया करेंगे। हाँ हाँ छोरे, मारे को क्या परेशानी, तू ले जा छोरी को। ए छोरी, थारे को ये छोरा हवेली ले जाने आया, जा छोरे के साथ और कभी कभी आ जाना मिलने। धारा कहती है, माँ मैं हवेली नहीं जाऊंगी। धारा की माँ कुछ बोलती उससे पहले वो युवक बोला, काकी साहब थारी छोरी तो मना कर रही से, तुम तो ठाकुर साहब का गुस्सा जानती ही हो, वो देना जानते हैं तो लेना भी जानते हैं, बाकी तुम समझदार हो काकी साहब। धारा की माँ कहती हैं, नहीं नहीं छोरी जावेगी थारे साथ, जा छोरी अपना सामान बांध ले। धारा चुपचाप उस युवक के साथ अपना सामान लेकर चल पड़ती है। चलते चलते युवक धरा को देखता है और मुस्कुराकर उसे छेड़ने के अंदाज में बातें करता हुआ जा रहा था। युवक कहता है, ये छोरी तो घड़ी फूटरी लागे से। धरा चुपचाप चली जा रही थी। धरा को चुप देख कर कुएं ने फिर से उससे चुहल की। युवक कहता है, तो चुप क्यों है छोरी, थारे मुंह में जबान को नहीं, या तुम्हारे साथ बात करने खातिर शर्मा गई से। धरा गुस्से से कहती है, इब तूने हमारे साथ बदतमीजी की तो थारा मुंह तोड़ कर थारे हाथ में धर दूंगी, समझा। धरा उसे लताड़ कर आगे बढ़ जाती है। ओ छोरी, जरा धीरे धीरे धरती पे पाँव धरो, कहीं पैर में मोच ना आ जाए, कुंवर रणबीर ने कहा। धरा कहती है, थारे को ऐसी अकल नहीं आवेगी ना, अब तू रुक तू इब, कहकर धरा उस पर हाथ उठा देती है, लेकिन कुंवर रणबीर धरा का हाथ बीच में ही पकड़ लेते हैं। धरा को युवक का स्पर्श जाना पहचाना सा लगा। उसने गौर से युवक को देखा और युवक की मूंछ को पकड़कर खींच लिया। धरा की आंखें आश्चर्य से खुली रह गई जब उसने युवक के भेष में कुंवर रणबीर को देखा। कुंवर रणबीर कहते हैं, ए छोरी क्या कर रही है ये, किसी जवान छोरी की मूंछ को छूना अपराध माना जाता है। कुंवर ने फिर चुहल की। धरा कहती है, किसी बहरूपी की मूंछ को छूना कोई अपराध नहीं होता कुंवर सा कहते हैं, नहीं छोरी, इस समय मैं गांव का एक सजीला जवान हूँ, कुंवर रणबीर ने कहा। धरा कहती है, आपने ऐसा वेशभूषा क्यों बनाया है कुंवर सा। कुंवर रणबीर कहते हैं, तुम्हारे लिए। धरा कहती है, मारे लिए। कुंवर रणबीर कहते हैं, हाँ तुमने हवेली आने से मना कर दिया तो तुम्हें लाने के लिए मैंने अपना भेष बदल लिया। कुंवर की बात सुनकर धरा चुप थी। कुंवर रणबीर कहते हैं, एक बात पूछूं। धरा के बोलने से पहले तुमने हवेली में आने से मना क्यों कर दिया। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पे कहती हूँ। मिलती हूँ कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।